5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। आसान है, देखो ध्यान से सुनो। 25 नंबर की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में तुमने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, आसान था, कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं थी उसको पढ़ना। इसके साथ एक अच्छी चीज ये करना है, इसको क्लास में ही लर्न कर लेना, ठीक है। बायो पढ़ रहे हो ना, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लेना, जो मैं लिखवाऊँ वही नोट्स लिखना, ये नहीं कि यहाँ से सब उतार रहे हैं वही सेम, ठीक है। मैं बताऊंगी कि तुम्हें ये लिखना है, उसको लिख लेना। नोट्स थोड़े से क्रिस्प बनाना, ये नहीं कि बहुत सारा कुछ भी लिख लिया है बैठ के, ठीक है। और क्लास में ही कोशिश करना कि बार बार रिपीट करें और ये चीजें हमें याद हो जाए, ठीक है। ये चीज पे फोकस करना है, क्योंकि अगर घर जाके इसी चीज पे टाइम वेस्ट करोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, मैम वो कौन से फीचर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। हम कह रहे हैं ना कि जिंदा बंदा है, वो जिंदा बंदा है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को हम लिविंग बोलते हैं, जिंदा कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आज यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फोकस यही रखना, ठीक है। चलो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैम अगर किसी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो लिविंग है। क्या हुआ आरुष, तुम दूर बैठ जाओ ना, तुम एक दूसरे के टच से बस हंसते ही रहते हो। आ जाओ आगे। आराम से, प्यार से, दोस्त है। नहीं, अगर वहीं भी बैठना है बैठे रहो, बोलना मत। कहीं बैठ जाओ जहां कंफर्टेबल हो, आराम से, बस डिस्टर्ब ना करो। मैं कह रही हूँ बायो क्लास में ही लर्न कर लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है ना बेटा, घर जाके नहीं कर पाओगे, फिर सुन रहे हो, घर जाके नहीं कर पाओगे, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। इस चैप्टर में 25 दिन लगेंगे कम से कम। ध्यान से सुनो। अब आओ इधर, तुम्हें क्या लगता है कि लिविंग क्या है, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो ताकि सो ना क्लास में, पता चले सोए पड़े हैं, एक कोने में कोई बैठा हुआ है सो गया है, ठीक है, जगह रहना। हाँ जी, किसको लिविंग बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं मैम जो सांस ले रहा है, किसकी सांस ले रहा है। हाँ जी, इंग्लिश में बताइए क्या कहना चाहिए, सांस के साथ बड़ा वो है ना, सांस या सांस। ये कह रहा है ब्रीदिंग, एयर इन एंड आउट। ये कह रहे हैं जो सांस ले रहा है वो मैम लिविंग है। और बताओ, और किसी को क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी लिविंग है। भाई आकांक्षी कह रही है ग्रोथ। अगर कोई चीज मैम ग्रो कर रही है, इसका मतलब वो लिविंग है, ठीक है। ऐसा लग रहा है तुम्हें, मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है कि ये प्रॉपर्टीज है लिविंग की, ठीक है। इसमें से देखोगे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो काम की नहीं है तुम्हारे। हाँ जी, और बताओ, और क्या लगता है जिंदा किसे कह रहे हैं। अदिति कह रही है मैम मूवमेंट, ठीक है। और बताओ, फूड क्या, फूड खा रहा है, फूड खाने को क्या बोलते हैं, फूड ईटिंग, ईटिंग फूड। और बताओ, जो मैम खाना खा रहा है इसका मतलब वो जिंदा है, जो चल रहा है वो जिंदा है, जो ग्रो कर रहा है वो जिंदा है, जो सांस ले रहा है वो जिंदा है। और बताओ, है आकांक्षी कह रही है मैम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब आधों को तो ये नहीं पता होगा क्या होगा, उसको भी शायद ना पता हो, है ना। चलो और बताओ, जो भी तुम्हें लग रहा है। पार्थ रिलैक्स, हाँ जी, और बोलिए क्या लग रहा है, कौन जिंदा है या सब चंगा सी, जल्दी बोलो फटाफट। कुछ तो लगता होगा या कुछ भी नहीं लगता। हाँ बोलो, कुछ नहीं लगता, चलो तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ जी, और बताइए, और कुछ नहीं लगता तुम्हें, कभी सोचा ही नहीं कि हम जिंदा है तो हमारे अंदर ऐसी क्या चीज हो रही है। वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, ब्रीदिंग अलग चीज होती है, रेस्पिरेशन अलग चीज होती है। और 8 नंबर का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा होगा बट क्लास में ही कर लो खत्म याद करके। हाँ जी, और बताइए, बस इतना ही लगता है तुम्हें, और कुछ सोचा ही नहीं आज से पहले। इतना तो काफी है यार, इतना सोच लिया तो बहुत ज्यादा सोच लिया है। तो जल्दी बताओ। हाँ इधर बोलो, मेरे साथ बात करो, आपस में नहीं करनी, मुझसे करो, मैं बहुत बात ऊंची हूं। जल्दी है, ये कह रहे जो रेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट। चलो और बताओ, और सोचो, थोड़ा सा इधर उधर देखो एक दूसरे को कि ये क्या कर रहा है, लिविंग है या नहीं है। जो हंस रहा है वो लिविंग है। और बताओ क्या, बस इतना ही लग रहा है तुम्हें। आ जाओ इधर अब, ध्यान से सुनो, है
थोड़ा तेज बोलो ताकि मुझे सुन जाए, ऊंचा सुनती हूं मैं। हार्ट बीट, चलो बहुत कुछ बता दिया तुमने तो, और बताओ, बस इतना ही लग रहा है? देखो इधर आओ, अगर तुम ब्रीदिंग की बात कर रहे हो तो तुम ब्रीदिंग को कैसे लेते हो? ब्रीदिंग क्या है? जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो अलग चीज थी, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। जो रेस्पिरेशन होती है या सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वो एक सेल के अंदर घटना है। सेल के अंदर जब हम ग्लूकोज से ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं मैम, और इससे हम एनर्जी निकालते हैं, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ये अलग बात है। और ये जो ब्रीदिंग है, नाक से हवा का अंदर लेना और नाक से हवा को बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीदिंग। एक्सहेल, इनहेल, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, आगे कोर्स में आएंगी तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पेड़ ऐसा करते हैं? हाँ जी, प्लांट्स को देखा है कभी ऐसा करते हुए? नाक से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, देखा कभी प्लांट्स को? हाँ जी, इसने देखा है शायद, भारद्वाज ने। नहीं देखा? या देखा तो बता देना, कभी कोई पेड़ हो तुम्हारी गली में ऐसा कैसा करता है। तो मैम ये चीज सब में देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ। ग्रोथ बताइए, ग्रोथ कैसे एक पैरामीटर है लिविंग का? ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैम देखो हम छोटे थे, हम बचपन से बड़े बड़े होके बूढ़े होंगे धीरे धीरे, तो ग्रोथ है। प्लांट्स में मैम ऐसे होता है, सीड हमने सॉइल में डाली और वो क्या करते हैं मैम, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। सारी चीजें मैम अपने आसपास ऐसे ही देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, बट बच्चों इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि शिमला घूमने गए थे गर्मियों में, ऐसे थे पहाड़, सर्दियों में गए तो मैम बर्फ पड़ी हुई थी। सो कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ। आइंस्टाइन नहीं है, पहाड़ का आइंस्टाइन। देखो, ग्रोथ एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज में सेल का नंबर या मास इंक्रीज हो रहा है। मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी तुम्हें, मैं सीधे टॉपिक तुम्हें लिखवाऊंगी हुई तो तुम्हारे काम का, लेकिन समझ लो। लेकिन बच्चों, ग्रोथ एक ऐसा पैरामीटर है जो एक कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। ये चीज तुम्हें नॉन लिविंग चीजों में भी देखने के लिए मिल रही है, ग्रोथ, ठीक है। लिविंग में तो है ये, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर भी ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। मूवमेंट, हाँ जी, मूवमेंट तो बस भी कर रही है तो वो लिविंग है। इसका मतलब मैम ये भी कोई अच्छा पैरामीटर लग नहीं रहा है कि हम ये कह दें कि जो मूव कर रहा है वो लिविंग है। मूव तो नॉन लिविंग चीजें भी कर रही है, ये भी कर रहा है बेचारा दिन रात। हाँ जी, ईटिंग फूड, ये कह सकते हैं मैम, खाना देखो सबको चाहिए, सबकी जरूरत है, चाहे हम हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे मैम कोई बैक्टीरिया हो छोटा सा जो हमें दिखता भी नहीं है, हमारे हाथों में बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, खाना तो मैम सबको चाहिए, तो ये ठीक है। चलो, हाँ जी, इसी को हम पढ़ेंगे किस टॉपिक के अंदर? इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन। इस पे आ जाओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, चैप्टर नंबर 5, ये इसी पे बेस्ड है बेसिकली। चैप्टर नंबर 5 में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे। अब ये टर्म तुम्हें नहीं पता है कि मैम ये क्या है, इसको शॉर्ट में हम मेटाबॉलिज्म भी लिख सकते हैं। इस पे मैं अभी आ रही हूं। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट जो है वो बच्चों इसी में आ जाएगा। खाना खाना, मतलब क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? बचपन में पढ़ते थे ना, खाना खाना, मुंह के अंदर खाना ले लेना, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बोलो। हाँ जी, अपटेक ऑफ फूड क्या बोलते हैं? इतना नहीं पढ़ रखा हमने। इंजेशन, फिर पेट में जाके क्या, फिर 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 बताओ लास्ट में क्या करते हो? इंजेशन क्या होता है? ध्यान से सुन लो अब इधर, धनंजय सीधे। बेटा, न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें आती हैं, खाना खाना, खाना पचाना, खाना वो और खाना बाहर, ये सब न्यूट्रिशन में आता है। ये भी लाइफ प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनो, हार्ट बीट ये कह रहा है दिल का धड़कना, ठीक है, मान लेते हैं ये भी मैम उन्हीं में होगा, लेकिन बैक्टीरिया का तो कोई दिल नहीं है, अमीबा के पास तो कोई दिल नहीं है, फंगस के पास तो कोई दिल नहीं है, वो जिंदा नहीं है। इसका मतलब मैम ये एनिमल्स के लिए तो ठीक है, प्लांट्स के पास भी कहाँ ही है दिल? क्या है? नहीं, अब ध्यान से सुनो बातें। इसका मतलब ये है कि मैम यहाँ पैरामीटर्स तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं ग्रोथ के नहीं, सॉरी, लिविंग होने के। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का होना, एक तुम लोग भूल गए, रिप्रोडक्शन।
लिखना वही है जो मैं कहूं। एक चीज है मैम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई चीज सेल से मिलके बनी है, हाँ जी सेल से मिलके कौन बनता है, कोई भी बन जाएगा क्या, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक प्रॉपर्टी होती है मैम कॉन्शियसनेस, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा तो दबा के मैंने भी एक थप्पड़ दिया, है ना। और एक प्रॉपर्टी कौन सी रह गई, मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को हम लिविंग तब कहेंगे, एक लिविंग चीज के अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी तुम तो कहाँ ही रीड करोगे, लेकिन मैंने रीड करी हुई है, तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा हुआ है डिफाइनिंग फीचर्स। वो एग्जाम में भी पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा तुमसे कि डिफाइनिंग फीचर्स या फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब इस वर्ड का मतलब समझ लो, पहला आंसर तुम्हें यही साथ के साथ लर्न हो जाएगा अभी क्लास में ही लर्न करना है, सो घर के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना। बात सुनो, डिफाइनिंग का मतलब होता है वो फीचर्स जो सभी में मिलेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी, बैक्टीरिया ले लो, कोई अमीबा ले लो, कोई फंगस ले लो, कोई प्लांट ले लो, कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी, उन सब के अंदर ये फीचर मिलेंगे डिफाइनिंग। लेकिन ये कभी भी किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, मैं ये कह रही हूं डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो सभी के सभी लिविंग में मिलेंगे, सभी दुनिया जहान का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में मिलेंगे, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में ये नहीं मिलते। वो कौन से हैं मैम डिफाइनिंग फीचर्स, सिर्फ ये 3 है, ये 3 कहलाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। एक, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस का होना, सभी के अंदर होगा, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया जहान के सब में होंगी। कॉन्शियसनेस, मैम कॉन्शियसनेस तो आपने बताया कि हमें किसी ने थप्पड़ मारा हमने भी वापस मारा, प्लांट्स में कहाँ कॉन्शियसनेस होती है, या बैक्टीरिया में, हाँ जी बताना जरा। तुम्हें पता है ना, एक बैक्टीरिया अगर मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है तो वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर है या नहीं है, है। तुम्हें पता है मैम एक पेड़, एक बैक्टीरिया जहां पड़ा हुआ है वो सराउंडिंग से क्या ले रहा है, फूड तो ले रहा है ना, इसका मतलब उसको पता है कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, सब कुछ पता है उसको, ठीक है। सराउंडिंग्स को सेंस करना, सराउंडिंग को सेंस करने का क्या मतलब होता है, कॉन्शियसनेस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलके बने हैं, सेल से। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन देगा कि कौन कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग बीइंग की, तो तुम ये सारी लिख सकते हो। अगर वो तुम्हें क्वेश्चन देगा कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सारी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सवाल ये देगा कि राइट डाउन द डिफाइनिंग फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं, डिफाइनिंग फीचर्स मैम वो हैं जो सभी लिविंग में है लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है। इनकी दिक्कत है बेचारों की, इनकी क्या दिक्कत है मैम, ग्रोथ का तुम्हें मैंने बता दिया कि बच्चों ग्रोथ जो है मेरी वो नॉन लिविंग चीजों में हो जाती है, जैसे तुमने देख लिया माउंटेन्स वगैरह में हो जाती है, ये बढ़ जाती है उनकी हाइट और फिर कम हो जाती है। रिप्रोडक्शन का क्यों मैम, रिप्रोडक्शन को क्यों डिफाइनिंग नहीं ले रहे, रिप्रोडक्शन तो मैम सभी में हो रही है ज़्यादातर, किसी में ए सेक्शुअल किसी में सेक्शुअल, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ाया हुआ तो अभी तुम्हारी इसी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है इस पे, रिप्रोडक्शन पे अलग से। रिप्रोडक्शन का क्या एक्सेप्शन होगा, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, किसी को कोई एक्सेप्शन याद आ रहा है जो रिप्रोड्यूस ना करता हो, खच्चर सुना है, खच्चर, इसका बाप गधा है, इसकी माँ घोड़ी है। हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात बोल रही हूँ, बस हिंदी में बोली है इसलिए अजीब लग रही होगी। जो म्यूल बनता है वो कैसे बनता है, वो हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स। ध्यान से सुन लो, जो ये खच्चर है, खच्चर, खच्चर देखे ना, कहाँ देखे, हिल स्टेशन पे मिलते हैं बोझ ढोने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है सामान को उठाने की। ये गधा और घोड़ी से बच्चा जो बनता है वो है, ये एक्सेप्शन है। क्यों मैम, म्यूल या खच्चर एक्सेप्शन क्यों है इस चीज का, ये तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, एक जानवर है, तुम्हें परसेप्शन ये है कि मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की एक डेफिनेशन ये होती है कि वो बच्चे भी पैदा कर पाए, तो ये बच्चे नहीं पैदा करता, इसका मतलब मैम ये तो एक्सेप्शन हो गया। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तुमने ह्यूमन कपल्स में भी देखा है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं इनके बच्चे नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है, लिविंग है लेकिन बच्चे नहीं है उनके। एक वो सुनी होगी तुमने वर्कर हनी बी, सुनिए कभी, कि जो पूरा हनी बी का पूरा छत्ता होता है उसमें एक वर्कर्स होती हैं बहुत सारी, एक क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं, मेल को ड्रोन कहते हैं,
और एक फीमेल क्वीन होती है, और बहुत सारी फीमेल्स वर्कर होती हैं, वो बेचारी फालतू फालतू का काम करने में लगाए रखती है क्वीन उनको, कि चलो बोझा उठाओ, चलो कुछ कुछ लेके आओ, चलो नेक्टर इकट्ठा करो, चलो शहद बनाओ, ये सारा काम उनका होता है वर्कर्स का, वो भी बच्चे पैदा नहीं करती हैं। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये अगर वो सवाल ये देगा कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ये सारे लिख देंगे मैम, ग्रोथ भी, रिप्रोडक्शन भी, सेल का बनना भी, सेल से बनना, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर वो तुम्हें कहेगा डिफाइनिंग फीचर, जो कि एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट दिया हुआ है, एक जगह कहीं पे दिया हुआ है, डिफाइनिंग फीचर कौन से फीचर्स हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इन तीनों का कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस है, वो अपनी सराउंडिंग्स को भांप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, माहौल देख सकते हो ना हर जगह का, या नहीं देख पाते हो माहौल, स्कूल में जाते हो, टेस्ट का माहौल है, एग्जाम का माहौल है, अलग ही माहौल है ना, वही कॉन्शियसनेस है। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म, एक कुत्ता भी भांप लेता है, सामने अगर गली के बहुत सारे कुत्ते हों, वो हट हट के बेचारा इधर उधर है ना, औकात में रह के फिर अपनी गली में ही चला जाता है, कहते हैं ना अपनी गली में कुत्ता शेर है, लेकिन दूसरी गली में शेर नहीं है। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये मैं भी डिटेल में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम जो मुझे लिखवाना है वो लिखो, लिखवाऊंगी मैं वही, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ नहीं लिखना, लिखो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और याद करना है साथ के साथ, क्योंकि फिर पेंडिंग करोगे, बहुत सारा छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। मेजर कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग लिखू क्या, मेजर कैरेक्टरिस्टिक, और साथ के साथ स्लो करवाऊंगी अभी शुरू शुरू में, क्योंकि ताकि याद करने की थोड़ी क्षमता बढ़ जाए तुम्हारी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लड़कों के साथ और प्रॉब्लम होती है मुझे, बायो में स्पेशली, उनको ये लगता है बस करते नहीं है मैम, करने को क्या है इसमें, हम तो कर लेंगे, बैठेंगे जिस दिन उस दिन कर लेंगे, बस बैठेंगे नहीं हम। सुन लो मेरी बात, ये बॉयज़ को मैं हमेशा देखती हूँ, मेरी क्लास में जितने भी 11th 12th में जो बायोलॉजी लेते हैं उनको भी देखती हूँ, 9th 10th वालों को भी देखती हूँ, उनको ये लगता है कर लेंगे मैडम, इसमें है ही क्या, हम तो लड़के हैं ना, हम तो बजा के सब कर लेंगे, लेकिन नहीं होता बेटा। तुम्हें भी थोड़ा सा पेशेंस और बैठ के थोड़ा सा सीखो चीज़ें। तुम लोग को ये एक मिसकंसेप्शन सा बन गया है कि जिस दिन बैठेंगे कर ही लेंगे, उस दिन इसमें है ही क्या, भाई बैठना ही तो इंपॉर्टेंट है, बैठो तो सही, ये तो कर लेंगी जब इनको करना होगा। लड़कियां फिर भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होती हैं, मानते हो कि नहीं इस बात को। अब लड़के क्या कहते हैं, रट्टे लगाती हैं, करती क्या है, रट्टे लगाती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी गलत फहमी है, रट्टे नहीं लगाती, वो पढ़ लेती है टाइम से, रट्टा लगाना नहीं कहते उसको, कहते हैं टाइम से पढ़ लेना। तुम क्या है, तुम हवा में रहते हो हर टाइम, कर लेंगे इसमें है क्या, ये तो करा पड़ा है हमारा, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, अभी से स्टार्ट हो जाओ। हाँ जी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो कौन कौन से हैं, लिख लो फटाफट साफ सुथरे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं इनके मीनिंग भी तुम्हें लिखवा रही हूं सबके, और बच्चों कॉन्शियसनेस, और लास्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो इस पूरे चैप्टर में हम लास्ट वाली प्रोसेस पढ़ेंगे, बस मेटाबॉलिज्म, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ये दो फीचर्स कैसे हैं मैम, ये है नॉन डिफाइनिंग, मतलब इनके एक्सेप्शंस हैं, ये सब में नहीं मिलते। लेकिन मैम जो ये नीचे वाले तीन है ना, ये हमसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि डिफाइनिंग फीचर्स बताओ। ठीक है, चलो अब इनको डिस्कस करते हैं, डिफाइनिंग वालों को। डिफाइनिंग वाले कौन से, कौन बताएगा मुझे जल्दी। आज थोड़ा स्लो करेंगे ताकि तुम चैप्टर में तुम्हारा इंटरेस्ट बने कि हाँ है क्या, जल्दी बताओ। नहीं, क्या डेफिनेशन क्या है डिफाइनिंग फीचर्स की, बोलो। प्रेजेंट इन ऑल लिख लो, कभी भूल जाओ। प्रेजेंट इन ऑल, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, या कुछ भी लिख लो ऐसे करके। किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलता, लिविंग में सब कुछ सब में मिल रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ठीक है, डन। ये चीज पहले पेज पे दी हुई है, तो तुम्हें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया ऊपर से देख के किसी को नहीं बता सकते। इससे क्या पता चल रहा है इन चीजों को, या ये इस डिस्कशन से क्या पता चल रहा है, उस पिछले वाले डिस्कशन से मैम ये चीज पता चल रही है। ऊपर से देख के आप नहीं बता सकते यार, आप एक प्लांट को देख रहे हो ऊपर से, आप नहीं बता सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें किस चीज में घुसना पड़ेगा, हमें मैम उसकी बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके सेल्स के अंदर हमें जाना पड़ेगा,
तब हम एनालाइज कर पाएंगे कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइनिंग फीचर्स। लिखो लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल से क्या बनता है? सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज जुड़ जुड़ के क्या बनाती हैं? ऑर्गन जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में सेल तो है ही। पहली प्रॉपर्टी, पहला डिफाइनिंग फीचर। दूसरा डिफाइनिंग फीचर क्या है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। मैम इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को भांप लेते हो। आपने देख लिया कि क्या हो रहा है मेरी सराउंडिंग्स में। प्रॉपर्टी टू सेंस, प्रॉपर्टी लिख लो या एबिलिटी लिख लो। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट and respond according to the stimulus। या अकॉर्डिंगली लिख लो बस, स्टिमुलस ऐसे वर्ड्स मत घुसाओ जो तुम्हें काम नहीं आएंगे। मैं नहीं लिखवा रही हूँ फालतू के वर्ड्स, ठीक है? अपनी सराउंडिंग्स को भांप लेना कि भाई क्या चल रहा है मेरी सराउंडिंग्स में, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना, रिस्पॉन्स शो करना। कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, क्या करोगे? कुत्ते की तरफ भागोगे? क्या करोगे? दूर जाओगे ना, पत्थर उठा लोगे या घर भागोगे या उसके पीछे जाओगे? नहीं ना, या ऐसे हुर हुर वहीं, नहीं ना। सो एटमॉस्फेयर को भांप के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, दिस इज कॉन्शियसनेस। ठीक है? ये नहीं कि बावले बन गए, कुत्ते को उठा के चल तू मेरे घर चला जा। लास्ट प्रॉपर्टी, ये 3 याद रखनी है तुम्हें, काम की बात है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म। अब ये तुम्हारे काम का है क्योंकि ये 5th चैप्टर जो है अपना वो इसी पे बेस्ड है। हाँ जी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी था। क्या होता है मैम मेटाबॉलिज्म? हाँ जी, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी रिएक्शंस चल रही हैं सारी मेटाबॉलिज्म है। क्या पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर? क्या पढ़ के आए हो? क्या था फर्स्ट चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तुम्हारी बॉडी में कौन कौन सी पढ़ी है तुमने फर्स्ट चैप्टर में? जो तुमने पढ़ी है तुम्हारी बॉडी के अंदर भी चल रही है, कौन कौन सी है? एक तो रेस्पिरेशन पढ़ी थी मैम, और डाइजेशन ऑफ फूड मैम ऐसा कुछ था, और मैम और भी होती होंगी बहुत सारी, इस चैप्टर में पढ़ोगे सारी। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब है? सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, sum total of all the chemical reactions occurring inside the body, chemical reactions occurring inside the body। ये है प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर्स हैं ये ऐसे फीचर्स हैं जितनी भी जिंदा चीजें हैं सब में मिलेंगी। वो सेल की बनी हुई होगी, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी, वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, इसको भी यही लिख लो। मेटाबॉलिज्म को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उसी में कंटिन्यू कर लो। बताना जरा, पहले पढ़ाए गए कभी? हाँ जी, पहले पढ़ाए कभी? नहीं पढ़ा? यहाँ है ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। एक वो जिसमें कुछ बनता है और एक वो जिसमें कुछ टूटता है। ध्यान से सुनो, कैटाबॉलिज्म, इन्हीं का दूसरा नाम है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। फिर ये तुम्हें बार बार आएंगी डराने के लिए, तो चैप्टर की शुरुआत में ही ये चीजें क्लियर कर लो। मैम ये है क्या, इनका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। काटा क्या होता है? हाँ जी, काटा, कांटा नहीं, काटा। काटा कैसे काटते हैं? ऐसे कैसे काटते हैं? अच्छा हाँ, ऐसे, वो देख खच 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 खच। हाँ जी, काटा मतलब समझ गया ना? तो काटना मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होती है मैम
जब बड़ी चीज को क्या करते हैं, छोटे 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 में काट देते हैं। ऐसे याद कर लो, मतलब ऐसा होता नहीं है, होता तो यही है। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? कैटाबॉलिज्म का मतलब है किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ देना। बिगर से क्या बना दिया? स्मॉलर। ठीक है, इधर आओ। एनाबॉलिक, एना का मतलब होता है जोड़ना, छोटे 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 जोड़ के क्या बना दिया? बड़े। हाँ जी, ये चीज क्लियर कर लो अभी। बीच बीच में आती रहेगी, फिर परेशान होते रहोगे कि हाय ये क्या हो गया, क्या चल रहा है, कैटा क्या है, ना क्या है। कुछ नहीं, आसान है। कैटा मतलब काटा, बड़े को काट के छोटा बना दो। एनाबॉलिज्म मतलब छोटे 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 को जोड़ के एक बड़ी चीज बना दो। ये फोटोसिंथेसिस में होता है, ये रेस्पिरेशन में होता है। आगे पढ़ेंगे आराम से, अभी एग्जाम्पल्स नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी तुमने पढ़ाई नहीं है चीज। ठीक है, वहीं बता दूंगी जब मैं पढ़ा रही हूँ इन प्रोसेस को। हाँ जी, ये चीज सब याद कर लो जल्दी, अभी कर लो, क्योंकि चैप्टर में शुरुआत में अगर इंटरेस्ट बनेगा ना तुम्हारा याद करने का या समझने का, तो फिर चैप्टर खींच लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जल्दी बताओ। अगर पूछेगा मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। अगर पूछेगा डिफाइनिंग फीचर, वो फीचर जो सभी में है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और वो फीचर जो किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलते, जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है? डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब है हम जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कौन सी है वो बातें? सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, और मैम उनमें कॉन्शियसनेस होती है, अपनी सराउंडिंग्स को सेंस करके उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मैम जितनी भी जिंदा चीजें होती है ना, जैसे हम, उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। सुन रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन, ऐसा कैसे? हम तो केमिकल रिएक्शन को ये सोचते थे मैम ये तो गंदी चीज होती है, एसिड वैसिड टाइप का हम कुछ सोचते थे। केमिकल रिएक्शन नॉर्मली होती है, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है, हम छोटे होते हैं, एसिड को बेस में मिलाया, बुड़ुम, ये केमिकल रिएक्शन, ये तो कुछ नहीं हो रहा अपने अंदर। ये खाना खाना, इसको पचाना, ये भी क्या, ये भी केमिकल रिएक्शन है। समझ गए? तो बुड़ुम बुड़ुम नहीं होता, नॉर्मल भी होती है। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस? कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन इसमें? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो, कौन कौन सी? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। और एनाबॉलिज्म में, चलो अब आओ इधर, एक भाई वायरस के बारे में दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, शुरू में ही दिया हुआ है, वो वाला वायरस नहीं। आओ देखो, अगर 9th क्लास बहुत केयरफुली पढ़ी थी, मैंने तो पढ़ाया था, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, बट अगर तुमने नहीं पढ़ा, सुनो ध्यान से। ये बताओ एक सेल किसको कहते हैं? वो तो बात बहुत बाद में आया था, उसका तो सब खत्म हो लिया था। हाँ जी, बताइए जल्दी। मैंने 9th क्लास में एक चीज बताई थी कि एक चीज को सेल बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो चाहिए, है कुछ भी बताया था क्या? जल्दी बोलो। हम किस चीज को सेल कहते हैं? सेल के पास क्या क्या होना चाहिए कि वो सेल कहलाएगा? चलो मैम ये कह रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए एक सेल को सेल बनने के लिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई ऑर्गेनेली नहीं है, वो तो है। बैक्टीरिया में कोई सेल ऑर्गेनेली होती है? तो वो कह रहा है न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता, वो भी सेल है। और बताओ क्या फीचर होते हैं एक सेल के पास, इसका मतलब? सेल मेम्ब्रेन। सुन लो ध्यान से, 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। एक सेल को सेल बनने के लिए कम से कम एक चीज चाहिए, एक आउटर बाउंड्री, जिसका नाम है, ये सब 9th क्लास में था, ठीक है? सुन लो ध्यान से, अब 9th नहीं पढ़ी तो यही पूरी कर लो, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। वायरस क्या है बच्चों? वायरस क्या होता है, किसी को पता है? अब ये मत कहना है। वायरस, देखो वायरस का स्ट्रक्चर समझ लो पहले, ताकि चीजें आसान हो जाए। सुनो ध्यान से, वायरस ना कोट पहन के घूमता है, कोट। हाँ जी, वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर सबको पता है। अगर मैं सबसे सिंपल सेल की बात करूं तो वो कैसी दिखती है? देखो इधर, अगर मैं सबसे सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वो कैसी दिख रही है तुम्हें? मैम वो ऐसी सी दिखती है, उसके ऊपर बहुत सारे कवच होते हैं, और मैम उसका यहाँ पर ऐसे डीएनए पड़ा होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ छोटे 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 राइबोसोम्स होते हैं। अगर याद है किसी को स्ट्रक्चर?
प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसका ऐसा सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से सुनो, वायरस एक सेल नहीं है, ये है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। मैम ये बीमारी तो बहुत तगड़ी तगड़ी करता है, बैक्टीरिया की तरह ही, तो ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। ध्यान से सुनो, क्यों नहीं है सेल? क्योंकि बच्चों इसके पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी कोई औकात नहीं है किसी लिविंग सिस्टम के बिना। देखो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अगर एक वायरस यहाँ घूम रहा होगा ना हवा में, तो वो नॉन रिएक्टिव है, कोई औकात नहीं है उसकी। लेकिन अगर ये मेरे अंदर घुस गया, फिर मेरी कोई औकात नहीं है। सुन रहे हो, समझ रहे हो बात? अगर एक वायरस हवा में पड़ा हुआ है तो वो इनर्ट है। जैसे कल नाइट्रोजन और हीलियम गैस के बारे में पढ़ा था ना, इनर्ट गैसेस होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये और वो, है ना? ऐसे ही वायरस होता है। वायरस जब किसी बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है हवा में, नॉन लिविंग है, कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग चीज के अंदर घुसेगा, फिर उसकी औकात नहीं है। क्यों? फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसकी मशीन के ऊपर कब्जा करके अपने डीएनए को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ध्यान से सुनो, ये है वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक तो होती है प्रोटीन कोट। तुम किस चीज का कोट पहनते हो? कपड़े का? ये प्रोटीन का पहनता है भाई, प्रोटीन कोट है इसके पास। ये बताओ तुम्हारे सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस के सेंटर में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए की आरएनए? आर यू श्योर? डीएनए, सबके पास डीएनए है। ये भाई अलग है, एडवांस, इनके पास डीएनए भी होता है और इनके पास आरएनए भी होता है। ध्यान से सुनो, देखो वायरस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक वायरस के पास एक ही चीज होगी, या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन इनमें इतनी वैरायटी होती है कि किसी के पास डीएनए होता है, किसी के पास आरएनए होता है। लेकिन अगर तुम्हें उठा के देखूं, सबको, जितने भी ह्यूमन बींग है, सबके पास डीएनए है। सारे बैक्टीरिया के पास डीएनए है, अमीबा वमीबा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सबके पास डीएनए है। वायरस के पास नहीं है ऐसा, वायरस के पास डीएनए भी मिल सकता है और आरएनए भी। यही है इसकी खतरनाक चीज, यही है इसकी बंदूक। कोरोना वायरस ने क्या किया था? क्या तबाही मचाई थी? क्या तबाही मचाई थी? लॉकडाउन, मजे आए थे, मोबाइल मिल गए थे आप। हाँ जी, उसके पास क्या होता है? आरएनए, कोरोना वायरस के पास। और ये खतरनाक चीज होती है, इसी के थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज करता है, बीमारियां कॉज करता है वायरस। ध्यान से सुनो, तुम्हें सवाल ये पूछेगा कि वायरस क्या है, तो वायरस बेसिकली क्या है? वायरस नॉन सेलुलर है। इसका कौन मतलब बताएगा मुझे? नॉन सेलुलर का क्या मतलब है? मैम ये कंप्लीट सेल नहीं है, नॉट अ कंप्लीट सेल। एक कंप्लीट सेल बनने के लिए क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन चाहिए, इसके भाई के पास नहीं है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है, जल्दी बताओ। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लेकिन इसके पास किस चीज की है? इसके कोट में सिर्फ प्रोटीन है, कोई लिपिड नहीं है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इसने ऊपर कोट पहना हुआ है, अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसी की हेल्प से ये करता है बीमारियां कॉज। मतलब ये क्या करता है? ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना डीएनए या आरएनए इंसर्ट करता है, तब बीमारियां कॉज करता है। प्रोटीन कोट नहीं जाती अंदर। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है वायरस के बारे में? मैम इट इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। बनाओ इसको, लिखो, ये डायग्राम बनाओ और ये लिखो। वायरस में दो चीजें हैं, वो तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो तुम पहले तो ये डायग्राम बनाना कि भाई इसके पास तो प्रोटीन कोट है, इसके पास डीएनए भी हो सकता है, इसके पास आरएनए भी हो सकता है। फिर तुम बताना कि ये नॉन सेलुलर है, ये सेल नहीं है। ठीक है, इट इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। नॉन सेलुलर का मतलब है सेल ही नहीं है भाई, कंप्लीट सेल नहीं है वो। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। इट इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अभी क्या पढ़ के आए हो तुम? क्या क्या होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? सेल का बना हुआ होना चाहिए, सेल भी नहीं है भाई। कॉन्शियसनेस, वो भी नहीं है, बाहर कोई औकात नहीं है, किसी के अंदर घुसेगा तो औकात है, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, लिखो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि नॉन लिविंग क्यों है? वायरसेस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स मतलब मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर जाना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। और कृपया करके साथ के साथ निपटाना इसको, ये नहीं कि घर जाके देख लेंगे, पेपर से पहले देख लेंगे। भाई साथ के साथ कर लो ना, 10 मिनट में क्या ही जा रहा है तुम्हारा।
वायरसेस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स अंटिल, कब तक, दे इन्फेक्ट, अंटिल दे इन्फेक्ट अ होस्ट सेल। होस्ट कौन है मैम? होस्ट वो है बेटा जिसके अंदर रहेगा, वो कोई भी हो सकता है। होस्ट मैं भी हो सकती हूँ, तुम भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। एक प्लांट भी होस्ट हो सकता है मैम? वायरस जो है प्लांट के अंदर भी घुस जाता है। हाँ जी, वायरस बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता बेटा, किसी को नहीं छोड़ता, कंप्यूटर को भी नहीं छोड़ता हाँ वो दूसरा वायरस है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ता, ये किसी का सगा नहीं है, ठीक है। सो इस चीज से क्या समझ में आया अगर वायरस पे लिखने को आ जाए? वायरस ना तो सेल है, ना ही वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म है, कुछ नहीं है वायरस में। कब उसके पास शक्तियां आती हैं अलग टाइप की, वो शक्तिमान टाइप्स, कब आएंगी वो शक्तियां? जब वो किसी लिविंग के अंदर घुसेगा, तब फिर बस तुम्हें पता ही फिर क्या है, फिर तो यही है सब कुछ। फिर बंदूक चलाएगा, ये निकाल लेगा अपना डीएनए धड़ाड़ धड़ाड़, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो क्या लिख के आओगे? थर्ड पॉइंट लिख लो, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं इसको। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ध्यान यहां रखो सारा, इधर उधर कम देखा करो, मेरी आंखें भी ठीक ठाक ही काम करती हैं अभी, पता नहीं कहां कहां देखते रहते हो। हाँ जी, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। समझ गए? क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, हमने क्लास में ही याद करना है, बायो के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, 30 नंबर की है ये, क्लास में याद करो, छुट्टी करो। फिजिक्स तो आसान है, तुम देखना अभी जब पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, चिल। लाइट वाले चैप्टर में 4 टेबल हैं, उसको याद करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सही बिल्कुल, ठीक है। थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे बट हो जाएगा। हाँ जी बोलिए जल्दी, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? सेल से बना हुआ होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बना हुआ होना, कॉन्शियसनेस, अपनी सराउंडिंग्स को मैम सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना, रिस्पॉन्स शो करना, रिएक्ट करना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शंस चल रही है मैम, ये भी किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही प्रॉपर्टी होती है, नॉन लिविंग में ऐसी कुछ नहीं होता। वायरस क्यों नॉन लिविंग है? आप लिख सकते हो आराम से, वायरस तो मैम होना ही नॉन लिविंग है, ना तो सेल मेम्ब्रेन है भाई के पास, सेल मेम्ब्रेन ना होने से क्या हो गया मैम? सेल मेम्ब्रेन अगर इसके ऊपर नहीं है ना तो ये कंप्लीट सेल नहीं है, तो ना तो ये सेल से बना हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ना मैम इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म है, कब तक? जब तक ये बाहर है। कब होगा इसके अंदर मेटाबॉलिज्म? इसके अंदर मेटाबॉलिज्म तब आएगा जब ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, है मैम, तब आ जाएगा, लेकिन इसके पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ किसका यूज करेगा? जिसके अंदर घुसेगा उसी का सब यूज करेगा। जैसे तुम वो मूवी आई थी ना, अदिति तुम कब जाओगे, आ गए हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं, कोई होता है इनका, एक बार किसी होस्ट के अंदर घुस गए ना फिर तो होस्ट ही जाने, उसका क्या होगा बेचारे का, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है ये। डन? हाँ जी, स्ट्रक्चर बना लोगे। बाहर क्या है, कौन सा कोट पहना हुआ है, कॉटन का या वुलन, प्रोटीन का, और अंदर क्या है, आओ जरा, लाइफ प्रोसेस, मतलब मेटाबॉलिज्म की बात करेगा यहां पर। ध्यान से सुनो क्या मतलब है, अभी याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस, हाँ जी, लाइफ का क्या मतलब है? जिंदगी, प्रोसेसेस, जिंदगी की प्रोसेसेस, मतलब क्या पता चला इससे? ये वो प्रोसेसेस हैं जो जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी हैं, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, समझ रहे हो क्या है मैम? ये वो प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमें जिंदा रहना है ना तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, करनी ही पड़ेंगी। अगर ये नहीं होंगी तो फिर कोई जिंदा विंदा नहीं है। डेफिनेशन लिख लो, लिखो, द प्रोसेस इज which perform maintenance job and the processes which perform maintenance job and are necessary to stay alive are called, in living organism लिख लो कहीं पर, the processes which perform maintenance job in living organisms and are necessary to stay alive are called life processes। ऐसी प्रोसेसेस मैम, ऐसी घटनाएं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें जिंदा रखने में हेल्प करती हैं, और हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। देखो तुम्हें पता है हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए। घर एक बार बन गया उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। मम्मियाँ क्या करती हैं बेचारी सारा दिन, या मेड रखते हैं, है ना, क्या करते हैं सारा दिन, झाड़ू पोछा चलता है, यहाँ की सफाई, यहाँ के जाले, दिवाली पे देख लो, एक्स्ट्रा देखनी है तो तुम्हारी भी रगड़ हो जाती होगी कभी कभी कि चलो लगो सफाई करो, पंखे साफ करो। बॉडी में भी ऐसा ही है ना, एक बार बॉडी बन गई है थोड़ी ना साफ नहीं करनी। क्या क्या करते हैं, रोज साफ करते हैं मैम। बॉडी को तो रोज करना पड़ता है, घर तो चल जाता है, बॉडी का नहीं चलता। अगर ना हो किसी दिन बॉडी साफ फिर क्या होता है? अब सारे कहेंगे हमारा तो कुछ नहीं होता, हमारा तो बिल्कुल साफ होता है रोज। अगर बॉडी एक दिन भी साफ ना हो क्या होगा? बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया क्या, चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये बताओ कौन कौन सी डेली ऐसी चीजें करते हो जो जरूरी ही हैं? जल्दी बताओ। पानी, क्या पानी पीना है करना? 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है। पहला तो मैम न्यूट्रिशन, पहले लिखो फिर एक एक डिस्कस करते हैं। दूसरी है रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में 4 पढ़नी है लाइफ प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, और ये मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आसान है, कुछ नहीं है इनके मतलब, बड़े आसान से हैं, और फिर सबको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। और लास्ट है एक्सक्रीशन। और एक बात सुन लो अभी कान खोल के, एक्सक्रीशन और इजेशन बिल्कुल ही अलग अलग चीजें होती हैं, यही लिख रही हूं। इजेशन जो हमने अभी पढ़ा था ना, न्यूट्रिशन का पार्ट है, अभी पढ़ाऊंगी डिटेल में ये सारी चीजें। इजेशन का मतलब होता है पॉटी करना, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है शुशु करना, ठीक है, सुन रहे हो? बॉडी से यूरिन को पास करना इज एक्सक्रीशन, और बॉडी से फीसिस को पास करना इज इजेशन। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाओ। अब किसी ने दिमाग में पहले से ही बिठा रखा है तो देखना क्या बना के आओगे। एक्सक्रीटरी मतलब यूरिन, मतलब किडनी बनानी है, और बाकी सब अभी पढ़ाऊंगी। उसमें क्या बनाना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए पहले ही बता दिया है, क्लियर कर लो। इजेशन का मतलब है, अब वो वर्ड मैं अब नहीं यूज कर सकती, मैं पहले कर लेती थी, ठीक है। फीसिस को बॉडी से बाहर निकालना, और एक्सक्रीशन का मतलब है यूरिन को पास करना। तो ये अभी क्लियर कर लो। इजेशन किसका पार्ट है? खाना खाया, पचाया, ये जितना एक्स्ट्रा पानी है कहाँ पर, बॉडी के अंदर, उसको बाहर फेंकना। और उसके साथ साथ किसको बाहर फेंकते हैं? उसके साथ साथ मैम बाहर फेंकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। एक सुनते हैं ना, वो फलाने को गठिया पाए हो रखी है, फलानी दादी को, बाबा को, वो क्या होता है, वो होता है ना घुटनों में जम जाता है यूरिक एसिड, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो यही है, जिनका ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होता ना, फिर उनका कहीं कहीं बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, उनकी किडनी काम करना मतलब बंद कर दिया है, तो फिर ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये 4 लाइफ प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए जिंदा रहने के लिए। कैसे मैम? कौन बनेगा ये मिस्टर स्मार्टी? बाल लगा दूंगी मैं इसके, जल्दी बताओ। हाँ जी, मिस्टर स्मार्टी, अब तो कोई बन जाओ। पैर ठीक है, जूते उत्ते पहनने में सब है, जल्दी बताओ। हैं? कौन? रावत? रावल? आओ। हाँ जी, इस बंदे को अगर जिंदा रहना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए? इसका मुंह कहाँ है? सब कुछ है इसके पास, इधर आओ। हाँ जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखो इस बंदे के लिए भी, और अगर मैं इस बंदे की कोई सेल निकाल लूं, ए सुन लो, बस 2 मिनट का काम है, फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं। चाहे तुम एक पूरे बंदे की बात कर लो, चाहे तुम एक सेल की बात कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है मैम बंदे के अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका क्या? तो देखो सेल तो सब में ही है ना। एक सेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? एक सेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैम? सेल को भी क्या चाहिए भाई? खाना तो सबको चाहिए ना। या कोई है ऐसा जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में आसपास की जो अमर है, कोई जरूरत नहीं खाने पीने की, बस जिंदा है? ऋषि मुनि का एग्जाम्पल मत ले आना, वो ऋषि थे, उन्होंने इतने सालों तपस्या करी, भाई वो सब खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं, वो दूध पीते हैं, वो बस खाना व्हीट नहीं खाते, मतलब गेहूं वगैरह ये अवॉइड करते हैं, सब खाते हैं वो, उनके चक्कर में मत पड़ो तुम।
जल्दी बताओ। खाना सबको चाहिए? मैम चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, है ना? क्या होगा अगर नहीं मिली तो? वेंटिलेटर पे पड़े रहेंगे, सांस ऊपर नीचे, सिलेंडर लगा रखे हैं ऑक्सीजन के। अगर नहीं होगी तो खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए बताओ इस सेल को? ऐसे इस बंदे को भी खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम इस ऑर्गेनिज्म की बात करो, तुम अपनी बात करो, तो तुम्हारा जो खाना है वो फाइनली कहां पहुंचता है? मैम वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से, हे भगवान, स्मॉल से लार्ज पहुंच जाता है तुम्हारा। सुनो ध्यान से, तुम्हें पता है जो अल्टीमेटली फूड है वो कहां पहुंचता है? अभी सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रीफ समझ लो। सारी चीजें कहां पहुंच जाएंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहां से कहां जाएंगी? ब्लड में। ब्लड में क्यों भेजते हैं बताना जरा। मैम एक बार हमने खाना खा लिया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ब्लड में भेजने की क्या जरूरत है? मैम पूरी बॉडी को चाहिए, चाहे मेरे बाल की सेल हो, चाहे मेरी खाल की सेल हो, चाहे मेरे कहीं के भी सेल हो, हर सेल को क्या चाहिए? फूड। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां भेजना पड़ेगा? ब्लड में। अब तुमने सांस ली, तुमने कहां से सांस ली? ना पक्का, ठीक है, तुमने यहां से सांस ली, फिर क्या हुआ? कहां पहुंची सांस? सांस नहीं, सांस कहां पहुंची? लंग्स में। लंग्स से कहां गई? लंग्स से कहां गई? ब्लड में। क्यों? हाँ जी, यहां बना लो फेफड़े। ये बताओ, यहां से भी ब्लड वेसल्स में आ गई। क्या जरूरत है ब्लड वेसल्स में भेजने की? हर चीज को ब्लड में क्यों डाल रहे हो? खाना खाया वो ब्लड में, डाइजेशन के बाद ऑक्सीजन सांस ली वो ब्लड में, ताकि मैम ब्लड हमारी बॉडी में एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हर सेल्स, हर जगह कनेक्टेड है। हमारा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है ऐसा एक को छोड़ के जहां ब्लड ना जाता हो। एक पार्ट है ऐसा जहां ब्लड नहीं जाता, जिसको ब्लड की सप्लाई की जरूरत नहीं है। कौन सा पार्ट है वो? आंखों के ऊपर एक लेयर होती है कॉर्निया, पढ़ेंगे ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, उसमें ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे क्यों जरूरत नहीं है वहीं पे। बाकी कोई ऐसी बॉडी की सेल नहीं है जहां ब्लड ना जाए। इसका मतलब ये क्या है? ये है मैम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो अब मेरी बात। खाना खाना जरूरी है, पचाना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, रेस्पिरेशन भी जरूरी है, या फिर ब्रीदिंग। अभी रेस्पिरेशन ही यहां पर लाइफ प्रोसेस है। वैसे ब्रीदिंग का मतलब होता है जो नाक के लेवल पे चल रहा है, और उसका मतलब है रेस्पिरेशन का जो सेल के लेवल पे चलेगी चीज। और मैम ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या ही फायदा है? बैठा रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन सारी ग्लूकोज लेके, सारी ऑक्सीजन लेके कौन बैठा रहेगा? लंग्स। क्या ही फायदा है? इसलिए किस चीज की जरूरत है बच्चों? इसलिए मैम जरूरत है एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ताकि अगर यहां भी कोई चीज पहुंचे ना बॉडी में, हर एक सेल के पास यहां 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 सब जगह पहुंच जाए। हाँ जी, ये बताओ, खाते ही रहोगे क्या? पचाते ही रहोगे? क्या करोगे लास्ट काम? एक्सक्रीशन। इसलिए क्या चाहिए बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चाहिए भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इजेशन अलग चीज है, खाना पचाना सब 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 वो अलग है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है यूरिन को पास करना। यूरिन को पास कर रहे हैं मैम, एक्स्ट्रा पानी इतना पीना ही क्यों जो निकले? भाई तुम यूरिन एक्स्ट्रा पानी तो निकाल ही रहे हो, साथ साथ तुम जो प्रोटीन डाइजेशन के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ना, उसको निकालते हो यूरिन के साथ। सुन लो, यूरिन करने का एक मोटिव है मैम, सारा वेस्ट वही निकाल देते हैं ना इजेशन में ही। हाँ जी दीक्षा, सारा वेस्ट इजेशन में क्यों नहीं निकाल दिया? पॉटी के साथ ही निकल जाता सारा। इसको अलग से एक सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम? क्योंकि मैम वो तो सॉलिड फूड वेस्ट है ना, ये वैसा वेस्ट है जो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। दोनों का अलग अलग काम है। इसमें किडनी काम करती है। अब ध्यान से सुनो, ये 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। किसी से बिना काम चलेगा? हाँ जी। अगर न्यूट्रिशन ना हो धनंजय, जिंदा रह लोगे? अगर खाना ना मिले जिंदा रह लोगे? अगर ऑक्सीजन ना मिले जिंदा रह लोगे? अगर ट्रांसपोर्ट ना हो जिंदा रह लोगे? और अगर एक्सक्रीशन ना हो?
इसका मतलब सारी की सारी कैसी प्रोसेसेस हैं, जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, लिखो एक एक करके, लिखो चलो सारी। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी जो हो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लिखो, द प्रोसेस टू ट्रांसफर, बहुत बातें करती दोनों, द प्रोसेस टू ट्रांसफर the process to transfer a source of energy, the process to transfer a source of energy, ब्रैकेट में लिख लो फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिख लो फूड, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to inside and its utilization, मतलब खाने को बाहर से अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। ये सब किस में आ रहा है बच्चों, ये सब आ रहा है मैम न्यूट्रिशन में। अब यहां लिख लो अच्छे से, न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, इंजेशन, लिखो फटाफट, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, फटाफट लिख लो सारे। अभी सबको एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी डिटेल में पढ़नी है, अभी सिर्फ डेफिनेशंस लिख रहे हैं और फिर एक एक करके सबको क्या करना है, पहले एसिमिलेशन, करो जल्दी फटाफट, बड़ा चैप्टर है और थोड़ा ठीक ठाक स्पीड से ही करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए जल्दी, सेकंड क्या है, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, एसिमिलेशन पहले आएगा ना शायद, एसिमिलेशन क्या होता है जल्दी बताओ। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन मतलब समझ लेंगे, वैसे मुझे लग रहा है एसिमिलेशन बाद में आएगा क्योंकि सेल्स जब यूज करती हैं है ना उसको बोलते हैं। इसको पहले ले लो, इसको बाद में कर लो। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब सेल एक्सट्रैक्ट करती है उसमें से, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन में से उठाना, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक बार, पहले कर लो उसको। आओ जरा, दूसरी लाइफ प्रोसेस कौन सी है बच्चों, रेस्पिरेशन। लिखो, it is a process by which living organisms acquire oxygen. It is a process by which living organisms acquire oxygen from outside the body, and use it to break down to satisfy cellular needs। सेल की सारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करता है, ये फूड को तोड़ने के काम आता है ऑक्सीजन। फूड को ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और सेल्स अपनी डिमांड्स को क्या करेगा, पूरा करेगा। थर्ड लिखो, ठीक है। थर्ड कौन सी है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। लिखो, इट इज अ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग food and oxygen. It is a process of distributing food and oxygen from one part to another part in the body, है ना। एक पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाना है किसी चीज को, फूड को और ऑक्सीजन को, तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फोर लास्ट लिखो, एक्सक्रीशन।
भाई एक्सक्रीशन और इजेशन समझ में आ गया? इजेशन अलग है, वो न्यूट्रिशन का पार्ट है, और एक्सक्रीशन अलग है। लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ metabolic waste, it is a process of removal of metabolic waste, metabolic waste ब्रैकेट में लिखो, कौन सा metabolic waste? ब्रैकेट में लिखो यूजलेस एंड हार्मफुल, किसी काम का नहीं है, यूजलेस है और हार्मफुल भी है। तो ऐसी चीजों को क्यों रखना है बॉडी में? बाहर निकाल के फेंको। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि ना तो किसी काम का है, ऊपर से नुकसानदायक है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस एंड दिस मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। हाँ जी, एक बार चलो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिवाइज करो। कौन कौन सी, अगर मेजर पूछेगा नॉर्मल कौन कौन सी है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चैप्टर किस पे बेस्ड है? मेटाबॉलिज्म पर बेस्ड है। कौन कौन सी ऐसी डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती हैं? सेल से बना हुआ होना और कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। फिर चैप्टर में लाइफ प्रोसेस पे, लाइफ प्रोसेस क्या है मैम? वो प्रोसेसेस जो हमारे जीवन को या हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना खाना, उसको पचाना, सब कुछ। फिर रेस्पिरेशन, सांस को अंदर लेना, और उस जो हमने ऑक्सीजन ली है उससे खाने को तोड़ के क्या एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी, सब कुछ आता है इसमें। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता नाक से सांस अंदर बाहर करना, ये क्या है? ये ब्रीदिंग है, जो नाक के लेवल पे चलती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? सेल के अंदर। सेल क्या कर रहा है? ग्लूकोज को तोड़ रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनर्जी ले रहा है उससे। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। देखो मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन में आई थी ग्लूकोज, ऑक्सीजन कहाँ आई थी? लंग्स में, वहां से कहाँ भिजवाई है? हर एक सेल को, हर एक सेल को। तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन की क्या जरूरत है? इजेशन कर तो दिया। मैम बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो सॉलिड वेस्ट के अलावा होते हैं, जो डाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह। उनको कैसे फेंकते हैं बाहर? एक्सक्रीटरी सिस्टम से, पढ़ेंगे भी, किडनी विडनी है, उनका रोल होता है, वो यूरिन के साथ बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो कल, आज बेसिक पढ़ा है बिल्कुल, कल न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। और मैंने सबकी वो दे दी ना फी रिसिप्ट, जिन जिन की फीस नहीं आई है फीस जमा कर लो, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं।